बच्चे लोग कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। सो मैं हूँ ताना मुंजाल। तो हमारे साथ कौन से सर है यार? हेलो सी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आप से शानदार हैं और जबरदस्त हैं। तो आज मैम हम मिथ्स अबाउट एमसीक्यू पेपर नंबर 3 और 4 दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स ये डिस्कस करने आए हैं। बच्चों के बहुत सारे मिथ्स हैं, उनको काफी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये पेपर में पढ़ाई कैसे करें। इको तो वैसे ही आसान होती है, पढ़ के आए 11वीं 12वीं में, मैथ्स उनसे होती नहीं है, तो क्या करें। ठीक है, उसके अलावा क्या सही पैटर्न होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, बाकी सब्जेक्ट के साथ इसको कैसे एडजस्ट करके अपना टाइम मैनेज करें, ऐसी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो शुरू करते हैं। मैम आप बताइए कि पहला मिथ क्या है? सबसे पहला मिथ कि 11वीं 12वीं में जो पढ़ा इकोनॉमिक्स में वही तो आना है। और बच्चे को ऐसे लगता है मैम हमने तो सब पढ़ रखे 11th 12th में, तो क्या है वही तो एमसीक्यूज है, कर लेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही, खाली 11वीं 12वीं वाला सिलेबस नहीं है आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में। इवन सर ऐसे ऐसे टॉपिक्स है जो मैंने अपने खुद के एमए फाइनल एग्जाम में, एमए इकोनॉमिक्स जब मैं कर रही थी ना सर, तब मैंने पढ़े थे ऐसे ऐसे टॉपिक्स। और बच्चे को लगता है कि 11वीं 12वीं वाले टॉपिक्स है, तो नहीं है। और यही प्रॉब्लम है राजा आपकी, यही प्रॉब्लम है और यही गलती कर रहे हो आप लोग। हाँ मैम, अभी ये वीडियो बनाने का मेन रीजन यही था कि आप मुझे बता रहे थे कि आपका कोई स्टूडेंट था जिसने इको को हल्के में लिया, जिस वजह से वो रह गया। बिल्कुल सर, एक बच्चा था मेरे नॉन में, मेरा मतलब रिलेटिव ही था। तो उस बच्चे के नंबर मैं आपको बताती हूँ सर, यहाँ पे मैंने लिख के भी उस बच्चे के नंबर। लॉ में इसके 40 है, अकाउंट्स में 52, क्वांट्स में 48 और बिजनेस इकोनॉमिक्स में 45। सभी में पास है? तो पास सभी में है ना। इंडिविजुअल के हिसाब से चले तो सभी में पास है, बट ओवरऑल में बच्चा फंस गया। हाँ मैम, यहाँ तो 200 चाहिए थे, ये तो रह गया। सर प्रॉब्लम पता क्या थी? सर प्रॉब्लम ये थी कि अब इको का पेपर होता है 100 का, उस बच्चे को 60-65 क्वेश्चन आते थे। लिटरली उस बच्चे को आते थे। अगर मैं 60 लेके भी चलूं ना, तो अगर यहाँ पे उसके 60 नंबर भी आ जाते तो बच्चा पास हो जाता सर। बट प्रॉब्लम पता है क्या हुई? उसने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए और नेगेटिव मार्किंग होती है। और हर एग्जाम के हिसाब से पता नहीं क्या हुआ, बेचारे की नेगेटिव मार्किंग लग गई और इस चक्कर में बेचारा फंस गया। यही गलती कर रहे हो तुम लोग भी। प्लीज स्पेशली ये जो एमसीक्यू बेस वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये जो पेपर है, इसमें तुम यही गलती करते हो। इसमें नेगेटिव मार्किंग है। ये नहीं कि 100 के 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओ, जितना आता है उतना करो। अब नेगेटिव के चक्कर में तुम लोग जितना ले सकते हो ना, उतना भी नहीं ले पाते हो यार। मैम सही कह रहे हो, ये तो इवन क्वांट के पेपर में भी बहुत बार होता है। मैं हर बार डिस्कस करता हूँ इस पे। एक बार बच्चों को पहले बता देता हूँ कि पेपर का पैटर्न कैसे रहता है और आपको क्या करना है। मैं सिर्फ पेपर 3 और पेपर 4 की बात करूंगा। बेटा पहले अगर बात करते हैं आपसे, तो आपका 100 मार्क्स का पेपर है। चाहे मैं बात करूं आपसे कोई भी, है ना, पेपर 1 2 3 4, बट पेपर 3 एंड पेपर 4 की बात करते हैं तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। इन 100 मार्क्स में आपके चाहे 3 हो चाहे 4 हो, उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन को ठीक करने पर आपको मिलता है +1 और गलत करने पर आपका -0.25 कटता है। सर अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, नो अटेम्प्ट पे आपका 0 लग जाएगा, मतलब उसमें आपको कुछ मिलेगा भी नहीं और कुछ कटेगा भी नहीं। अब ये है, अब मजे की बात क्या है, पेपर 1 और 2 जो कि आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसमें मिलते हैं 3 घंटा प्लस में रीडिंग टाइम 15 मिनट का। यहाँ पे 2 आवर का टाइम है और नो रीडिंग टाइम। तो पेपर में मैम आपको पता है सबसे खतरनाक चीज क्या है? यहां जो मैंने देखी है ना, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दोनों ही पेपर में उसको स्पीड भी बढ़ानी है प्लस एक्यूरेसी भी। यस मैम सही कह रहे हो। मैथ्स में स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूरेसी इकोनॉमिक्स में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में तो भी आंसर आएगा, टिक करेगा, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, छोड़ देगा। उतना एक्यूरेसी वाइज इशू मैंने नहीं देखा है, बट इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। बच्चे को यही सर यही है। देखो हम तभी फास्ट कर पाएंगे जब आप लोगों की प्रैक्टिस उतनी ज्यादा हो। राइट। और प्रैक्टिस कब रहेगी? जब आप लोगों के कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल्ड नॉलेज हो। जब तक तुम्हें नॉलेज पूरी नहीं है तब तक तुम प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाओगे, और जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम अपनी स्पीड को कैसे इंप्रूव करोगे? और यही कारण है कि बच्चे का पेपर छूट जाता है सर। मैम आई थिंक हमें ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इकोनॉमिक्स की दोनों की स्ट्रैटेजी बच्चों को बता देनी चाहिए कि कैसे आपको इस पेपर को पढ़ना है। अगर आप 90-95 लाना चाहते हैं,
उसके बाद ना जो और मैथ्स है उसको बस करते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है मैम। चलिए। तो मैं शुरू करता हूं पहले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर 90 मार्क्स लाने वाली ऐसी धांसू स्ट्रेटेजी के बारे में, जिसको आपने फॉलो कर लिया तो आपकी क्वांट जो है ना, चाहे कितनी भी वीक हो, चाहे आपको बोलो कि भैया मैं नॉन मैथ्स हूं, 9th-10th में भी बिल्कुल निकम्मा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 6ठी 7वीं 8वीं वाली जो मैथ्स है ना, वही है 70 से 80 मार्क्स की। आपने अगर उसको भी अच्छे से कर लिया तब भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। और बाकी भी जो 11वीं और 12वीं वाली है ना, उसके भी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है। आपको क्लासेस में बताऊंगा मैं डिटेल में कि चैप्टर बाय चैप्टर कैसी स्ट्रैटेजी, अब ओवरऑल समझ लो पढ़ने का पैटर्न कैसे है, कैसे आप अपनी तैयारी को करोगे। अगर ये रूल फॉलो कर लिया ना, आई गारंटी यू कि आप क्वांट के पेपर में 90 प्लस ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चा ना कंसेप्ट पे ध्यान नहीं देता, उसको लगता है फॉर्मूला पढ़ेंगे, फॉर्मूला याद करेंगे और सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चंस लैंग्वेज ट्विस्टेड आएंगे। लास्ट बार पेपर में ये हुआ, 100 में से सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन ही न्यू थे। ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन को उन्होंने लैंग्वेज ट्विस्ट किया था। मैंने तो प्रूव किया भाई, मेरी पूरी किताब है जिसमें आईसीआई मॉड्यूल, एमटीपी, पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन डाले हैं, पूरा प्रूव करके दिखाया है। वीडियोस पड़ी हुई हैं मेरे पहले जहां मैंने दिया था, उसमें से 78 नंबर का पेपर एग्जैक्ट सेम आया था। 78 मार्क्स किसको कहते हैं? बाकी भी जो है ना, उसमें लैंग्वेज ट्विस्ट किया हुआ था और सिर्फ 10 से 12 मार्क्स का नया पेपर बनाया था। हाँ, थोड़ा नया बनाने लग गया, पहले ये भी आईसीआई नहीं करता था। तो बट पॉइंट क्या है, इसको भी अगर आप करना चाहते हो, आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एकदम जड़ें मजबूत होनी चाहिए। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा मैं। आप मेरे से पढ़ रहे हैं या जहां से भी पढ़ रहे हैं, ये देखो कि क्या कॉन्सेप्ट को डीपली समझाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट को समझना है सबसे पहले, फिर कॉन्सेप्ट के साथ ना टीचर मेहनत करता है, आईसीआई के, पीवाईक्यू के, एमटीपी के जितने भी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन है ना, वो करा दे क्लास में, ताकि आपको हर वैरायटी का क्वेश्चन पता चले। इजी लेवल, मीडियम लेवल, डिफिकल्ट लेवल, मैं भी क्लास में यही करता हूँ। ठीक है ना, तो आपको वो सारे डिफरेंट टाइप के वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस क्लास में कराऊंगा। अगर आपको लग रहा है कि क्लास के अंदर क्वेश्चन समझ तो आ गया, बट खुद से शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस क्वेश्चन को घर जाके करना है। यही गलती होती है। अरे भैया, आपको जो किताब मैं दूंगा ना, उसमें से लगभग 60% क्वेश्चन क्लास में होंगे। वो 60% भी अगर आपने ढंग से कवर कर लिया ना, तो 60 मार्क्स 70 मार्क्स तो वहीं से बन जाएंगे भैया। और वो क्वेश्चन आपको लगता है बस देख लिया हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैथ्स में आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरे साथ प्रैक्टिस करने पे आंसर नहीं आ रहा, देखने पर आंसर आया, तो इसका मतलब घर जाके उस क्वेश्चन को वापस से करना है। क्लास के क्वेश्चन को घर जाके करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट लेक्चर को अटेंड करना है। उसके बाद कि हम होमवर्क क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। अब तुम नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो, क्या जो तुमने नॉलेज गेन करी है क्लासेस में, क्लासेस के क्वेश्चन को खुद से करने में, क्या वो नॉलेज अप्लाई करके अब नया क्वेश्चन बना पा रहे हो? वो होमवर्क क्वेश्चन में होगा। तो मेरी किताब में आपको आईसीआई के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एमटीपी जो मिलते हैं ना, उसमें हर वेराइटी का क्वेश्चन कवर हो जाता है और उसको एज अ होमवर्क क्वेश्चन में मैं मार्क कराता हूँ। इतने से इतने क्वेश्चन आप होमवर्क में करके आना। ये करना पड़ेगा, ये करोगे तो तभी आगे बढ़ पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट। पर टेस्ट कैसे दे सर? बेटा, आपके हर 15 दिन में ना एक बार टेस्ट होता है ना। मतलब अकाउंट्स और मान लो मैथ्स का टेस्ट इस वीक हो गया, तो अगले वीक आपका लॉ और इको का होगा, तो हर 15 दिन में एक सब्जेक्ट का नंबर आ जाता है। बट प्रॉब्लम क्या है, टीचर टेस्ट इस हिसाब से बना रहा है कि वो 15 दिन में जो पढ़ाया ना, उसके हिसाब से टेस्ट आपका असाइन करेगा, आपको बताएगा भी सही, और पता भी 3-4 दिन पहले देगा। बट आप क्या रिवाइज करोगे? बिना रिवाइज करे टेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। टेस्ट का पर्पज ही रिवीजन है। आप रिवाइज करके टेस्ट दो और देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं। हमने तो इवन एक सेपरेट टीम सेटअप कर रहे हैं, जिसके अंदर में वो आपसे मॉनिटरिंग करेंगे कि बच्चे ने कितने ने टेस्ट दिया और उसके मार्क्स कम क्यों आए और ज्यादा क्यों आए, कैसे उसको इंप्रूव करना है। फिर टीचर उसके साथ बैठ के पूरा प्लान बनाएंगे। यस, ये भी हम कुछ प्लान आउट कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है जिससे आप अपनी तैयारी को बढ़ा सकते हो और 90 प्लस ला सकते हो। याद रखना, एग्जाम से 45 दिन पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये 45 दिन ना आपको रिवीजन करनी है, 2 टाइम्स रिवीजन। ठीक है, चाहे वो आप वन शॉट से करो, फास्ट ट्रैक से करो, या आप अपने नोट से करो, वो आपकी कॉल है। मैं आपको बताऊंगा 45 दिन आपके पहले कि कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। जैसे कि अभी जैन 26 का अटेम्प्ट चल रहा है, तो हम यहाँ पे उनके लिए फास्ट ट्रैक ले रहे हैं ताकि फास्टली उनको रिवाइज करें, और वहां पे वापस से क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ कि भाई ये क्वेश्चन आपको करके आने हैं। एंड उसके बाद मैराथन्स होंगी, उससे रिवाइज कराएंगे। यह रिवीजन करने का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कैसे करते हैं उसको बताएंगे। बट
ये अगर आपने ढंग से फॉलो किया, मैं गारंटी देता हूं कि आप क्वांट में 90+ ला सकते हैं। और इसको लाने के लिए हमने पूरी तैयारी जो है ना अपनी निर्माण बैच में वैसी ही कराई है। तो अगर निर्माण बैच में हो ना, ये सब कुछ कराने के लिए एक दिन में नहीं होगा। निर्माण बैच में 3 to 3.5 मंथ्स लगाकर डेली 2 आवर है ना, मंडे टू सैटरडे आपके साथ लगकर आपको मैं तैयारी कराऊंगा, जिससे आप क्वांट में 90+ ला सकते हैं, इवन तो आप नॉन मैथ्स के हैं। अब बात करते हैं इको की। मैम तो बड़े प्लान लेकर आए हैं, है ना, 90+ नहीं कुछ और ही है। थोड़ा सा हम और एडवांस तक चलते हैं सर, 95+ की बात करते हैं यार। देखो बच्चे, मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाली हूँ सबसे पहले कि देखो मैं कैसे पढ़ाने वाली हूँ, है ना, और फिर बात करूंगी कि आपको क्या करना है ना। मैं सीधा नहीं चल रही कि आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी कि मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाने वाली हूँ। चाहे हमारे निर्माण बैच की बात करी जाए तो उस बैच में मैं आप लोगों को किस तरीके से आपका सिलेबस कवर करवाने वाली हूँ। तो देखो भाई, सबसे पहले टारगेट जो है मेरा भाई 95+ मार्क्स का है। मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे बच्चों के 100 में से 100 नंबर भी आए। देखो मैं यही चाहूंगी, वो सिर्फ तभी होगा जब आप लोग भी उतने एफर्ट्स दिखाओ। खाली मैं करूं और आप ना करो तो वो मैटर नहीं करता यार, है ना। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं आप लोगों के कंसेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में लेके जाने वाली हूं। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर ऊपर से आपको कुछ भी पढ़ा दिया जाएगा, नहीं। देखो मैं आपको, बहुत सारे बच्चे मेरे से पहले भी पढ़ चुके हैं तो उनको पता है कि मैं कितना डिटेल में जाती हूँ, है ना। और एमसीक्यूज में राजेश सीधा सीधा आईसीआई मॉड्यूल की लैंग्वेज आ जाती है। आपको ये नहीं है कि आपको वो टॉपिक की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख दो, ऐसा नहीं है, है ना। आपको कंसेप्ट नॉलेज बहुत ज्यादा होना जरूरी है। तो मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। इसके अलावा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होगी। देखो खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो और यही कारण है कि तुम्हारा पेपर सही नहीं जाता। तो प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां से क्वेश्चंस उठा के लाऊंगी, एक तो देखो आईसीआई मॉड्यूल तो देखो मस्ट है, आपको करना ही करना है ये, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस मॉक टेस्ट पेपर्स, ये सारी जगह जहां जहां से मुझे बेस्ट टू बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे मैं आप लोगों को वहां से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। इसके अलावा उन टॉपिक्स पे फोकस करूंगी जो आपने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़े। यस, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं। जो बच्चों को अभी भी लगता है कि जो तुम लोगों ने 11वीं 12वीं में पढ़ा है वही आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आना है, नहीं है भाई, नहीं है। उतना तो है ही है, प्लस बहुत ज्यादा अदर इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो आप लोग 11वीं 12वीं में नहीं पढ़े। अरे भाई मैं कह रही हूँ सीधा, मैंने अपनी एमए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर में वो देखे हैं टॉपिक्स जो आप लोगों के सीए फाउंडेशन के एग्जाम में आने वाले हैं। तो भाई इसके लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्लस ग्राफ प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आप देखोगे कि कई बार ऐसा आ जाता है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, तो भाई इतनी नॉलेज होना चाहिए। इतनी छोटी छोटी बारीकियों पे हमें ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट ईयर्स, इंपॉर्टेंट नेम्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एवरीथिंग, हर चीज पे हम कवर करेंगे और थ्योरी तो देखो साथ के साथ करेंगे, प्लस 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 रिवीजन। खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे, ठीक है। तो पढ़ाएंगे प्लस रिवीजन करवाएंगे प्लस प्रैक्टिस करवाएंगे और ये हर चीज आपको निर्माण बैच में मिलेगी। तो मैं लास्ट में ये जरूर बोलूंगी, जिन बच्चों ने अभी तक बैच नहीं खरीदा है बेटा, ये सही समय खरीद लीजिए, बिकॉज अभी ऑफर चल रहे हैं और ये आगे जाके प्राइस भी बढ़ सकता है। तो प्लीज पढ़ लीजिए और अच्छे से हम करने वाले हैं। अब सर बात करी जाए कि अब आपको करना क्या है, ये तो चलो मैंने बात कर ली अभी तक कि मैं आपको कैसे पढ़ाने वाली हूँ। अब बात करते हैं आपको क्या करना है ना। खाली मैं एफर्ट्स डालूं और आप एफर्ट्स ना डालो तो वो तो देखो नहीं बनेगी बात, है ना। तो हम दोनों को एफर्ट्स डालने हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले प्लीज अपने सिलेबस को डिटेल में करें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि यार किसी टीचर के आधे घंटे की वीडियो देख लेता हूं, है ना, ऊपर से पढ़ लूंगा तो हो जाएगा, तो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि तुम इकोनॉमिक्स और जो क्वांट्स को अगर तुम हल्के में ले लोगे तो नहीं होगा भाई, नहीं होगा। तो भाई डिटेल नॉलेज होना जरूरी है। प्लस बैकलॉग्स मत क्रिएट करना, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे बैकलॉग्स क्रिएट कर देते हैं, 2 दिन पढ़ने आते हैं, फिर 4 दिन छुट्टी पे चले जाते हैं और फिर 5वें दिन आके कहते हैं कि मैम हमारे बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैम आपने पहले क्या पढ़ाया था, मैम हमें तो वो आता ही नहीं है टॉपिक। तो बेटा फिर ये दिक्कत तुम्हारी, ठीक है। टाइमली आओ, कंसिस्टेंट, रेगुलर, डेली आओ,
हल्के में मत लो, हल्के में मत लो। सीए की क्लासेस है, कोई ऐसी कोई छोटे मोटे एग्जाम्स नहीं दे रहे हम, ठीक है। तो बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है, तो उस तरीके से हमें प्रैक्टिस भी है ना, इस तरीके से तैयारी भी हमें उसी लेवल की करनी है और प्रो लेवल की तैयारी करनी है। तो भाई ये सारी चीजें करनी है, प्लस प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस करने से पहले एक चीज ध्यान समझो, सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर किया, साथ के साथ यूनिट वाइज अपने आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी साथ के साथ सॉल्व करते जाना। जब तुम्हें लगे कि भाई तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हर चीज तुमने कवर कर ली है, उसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, मॉक टेस्ट जितने हो सके, पीवाईक्यू क्वेश्चन जितने हो सके प्रैक्टिस करिए, जितने हो सके डेली बेसिस पे टारगेट रखो। आज इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो करने हैं, जितने होंगे प्रैक्टिस करिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है राजे, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो और फिर ये प्रॉब्लम आती है कि लास्ट में कहते हो मैम वो तो छूट गया पेपर, अरे मैम वो तो पूरा ही नहीं हो पाता, और फिर तुम लोग टाइम मैनेजमेंट, स्पीड तुम्हारी इंप्रूव नहीं हो पाती, टाइम मैनेजमेंट पे तुम ध्यान नहीं दे पाते हो। तो इन चीजों पे प्लीज 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 ध्यान देना। और जैसे कि सर ने पहले ही बताया, नेगेटिव मार्किंग वाला स्पेशली एमसीक्यूज में, सर एक बार जरूर बता दीजिए। यस मैम, इवन दो नेगेटिव मार्किंग तो बड़ी खतरनाक बच्चों के लिए साबित हुई है। जो बच्चा पेपर में आते हुए भी कैजुअली करके आता है ना, वो कई बार सब्जेक्ट में लटकता है और कई बार सब्जेक्ट में नहीं लटक रहा, तो वो ओवरऑल 200 प्लस नहीं स्कोर कर पाता, वहां पे देखने को मिला है। बिल्कुल। और बच्चा जो कैजुअल है ना मैम, अब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। मतलब जैसा आईसीआई पेपर को पैटर्न को चेंज कर चुका है ना, तो वो पहले क्या था, 30% बच्चा पास होता था, अब 15-16% बच्चा पास हो रहा है। इसका मतलब क्या है, आईसीआई वांट्स यू टू बी वेरी सीरियस फॉर सीए एग्जाम्स। तो मैम जो ये टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये अपनी स्टडी ड्यूरेशन में भी आपको अच्छे से करनी है। अगर बात कर रहे हैं बैकलॉग की, भैया बैकलॉग का कोई स्कोप नहीं, 11वीं-12वीं वाली दुनिया को भूल जाओ, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक एक दिन इंपॉर्टेंट जाता है, एक दिन का बैकलॉग पूरा हफ्ता खराब करके जाता है, बहुत दिक्कत है। कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस और आपका सिलेबस का कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होना डिटेल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम से कम 2 बार रिवीजन करिए, कम से कम एक बार। अच्छा एक चीज और बोलना चाहूंगी, बच्चे नोट्स नहीं बनाते सर, प्लीज जब पढ़ाते हैं तो साथ के साथ नोट्स भी बनाइए, ठीक है। क्यों नोट्स बनाइए, क्योंकि बेटा ये नोट्स है ना आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल। अब एग्जाम टाइम पर आप अब 3-3 घंटे 4-4 घंटे की वीडियो नहीं देख पाओगे, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर तुमने साथ के साथ वो चीजों के नोट्स बनाया ना, तो तुम्हें शॉर्ट नोट्स तुम्हारे पास होंगे, फटाफट से तुम पढ़ोगे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट बताया था, अच्छा ये इंपॉर्टेंट डायग्राम था, अच्छा ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, अरे यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, अरे मैम ने यहाँ से पीवाईक्यू को क्वेश्चन कराया था। ये चीजें जरूरी है, नोट जरूर बनाना। और मैम सारे टीचर्स ये क्लास में करवाते हैं, मतलब बच्चे को हम लिखवा के कराते हैं, अकाउंट्स हो, इको, लॉ, क्वांट हो, हर एक में नोट्स कराते हैं। ये नोट्स है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ अगर आप खुद से करोगे तभी उसको रिवीजन के टाइम पे यूज कर पाओगे। यस। तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में। क्या ऐसी मिथ्स और आपको लग रहे हैं जो अभी और एड्रेस करने की जरूरत है, हमें कमेंट में बताइएगा। मैं वेट कर रहा हूँ, सारे कमेंट्स में खुद पढ़ता हूँ, मैम पढ़ते हैं और आपके आंसर भी हम वहीं पर देंगे। तो मिलते हैं अब कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय, अलविदा बच्चों पार्टी।